नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी क्रम में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में इतिहास के खंड 3 में आज हम पढ़ेंगे रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति के बारे में। इससे पहले जो हम शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा शुरू होता है, ठीक है। रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति के इस खंड में हम प्रस्तावना में कुछ बातें पढ़ते हैं। तीसरे खंड यानी कि इस खंड में आपका परिचय दैनिक जीवन के इतिहास से होने वाला है। यहाँ आप खेल और पहनावे से जुड़े हुई चीज़ों को पढ़ेंगे। इतिहास महज दुनिया के महान और नाटकीय घटनाओं की दास्तान नहीं होता, यह हमारे जीवन की छोटी बड़ी बातों से भी उतना ही जुड़ा होता है। हमारे आसपास में हर चीज़ों का एक इतिहास है। जो कपड़े हम पहनते हैं, खाना जो हम खाते हैं, दवाएं जो हम लेते हैं, संगीत जो हम सुनते हैं, साहित्य जिसे हम पढ़ते हैं और खेल जिसे हम खेलते हैं, ये सब चीज़ें हमसे रोज़मर्रा से जुड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें वक्त के साथ बनी और बदली हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें हमें होने के चलते हमारा ध्यान इन पर क्या होता है, नहीं जाता है। हम ठहर कर सोचते भी नहीं हैं कि 100 साल पहले इनमें से कोई चीज़ कैसी रही होगी, या अलग अलग समाज के लोग भोजन या कपड़े के बारे में कैसे भिन्न भिन्न तरीके से सोचते रहे होंगे। अध्याय 7 इतिहास व खेल पर है और इसमें आप एक ऐसे खेल का इतिहास पढ़ेंगे जिसने पिछले कुछ दशकों में अपने देश के अलावा के लोगों को दीवाना कर रखा है। क्रिकेट से जुड़ी खबरें अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं। क्रिकेट का खेल आयोजित करके राष्ट्रों के बीच दोस्तियां गांठी जाती हैं और क्रिकेटर अपने देश का राजदूत माने जाते हैं। सच कहा जाए तो यह खेल भारत की एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था? इस अध्याय में आपको इसके लंबे और टेढ़े मेढ़े सफ़र की एक झलक मिलने वाली है। एक ज़माने में करीब 150 साल पहले क्रिकेट फिरंगी खेला करते थे और इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। यह 19वीं सदी के विक्टोरियाई समाज और संस्कृति के रंग में रंग गया। इस खेल को अंग्रेज अपने तमाम प्रिय मूल्यों, बराबरी का न्याय, अनुशासन, शराफत का वाहक मानते थे। क्रिकेट को स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के बृहत्तम कार्यक्रम के तहत लगाया गया कि लड़के आदर्श नागरिक बन सकें। लड़कियों को लड़कों का खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेज़ों के साथ चलकर क्रिकेट उपनिवेशकों में पहुंचा और औपनिवेशिक मालिकों ने सोचा कि खेल को इसके वाजिब अंदाज और इसकी असली भावना के साथ सिर्फ वही खेल सकते हैं। लिहाजा जब उपनिवेश के गुलाम लोग क्रिकेट खेलने लगे और अक्सर उनसे बेहतर खेलने लगे, इतना ही नहीं कई बार उन्हें हराने में भी सफल रहे, तो उन्हें गंभीर चिंता होने लगी और इस तरह क्रिकेट का खेल उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति से जुड़ गया। उपनिवेश के अंदर खेल का अपना इतिहास भी पेचीदा रहा। जैसा कि आप अध्याय 7 में देखेंगे कि क्रिकेट जाति, क्षेत्र, समुदाय व राष्ट्र की राजनीति से जुड़ गया। राष्ट्रीय खेल के रूप में क्रिकेट का उभरना कई दशकों के ऐतिहासिक विकास का परिणाम था। क्रिकेट के बारे में हम पहनावे की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 8 में आप देखेंगे कि पहनावे के इतिहास में भी विभिन्न समाजों के इतिहास के बारे में कितना कुछ पता चलता है। लोग जो कपड़े पहनते हैं उन पर समाज की रीति नीतियाँ छपी होती हैं। उनसे हमें सुंदरता, मर्यादा व उचित अनुचित आचार व्यवहार के उनके ख्यालात का भी पता चलता है। समाज के बदलने से ये रीतियाँ नीतियाँ भी बदलती हैं, लेकिन समाज के रस्मों रिवाज और पहनावे ओढ़ावे के बदलाव के पीछे लंबी जद्दोजहद होती है और इसका एक इतिहास होता है जो ये स्वाभाविक तौर पर यूं ही बस हो नहीं जाते। अध्याय 8 इसी इतिहास से आपका परिचय कराएंगे। आप पढ़ेंगे कि इंग्लैंड व भारत में पहनावे में हुए बदलाव किस तरह इस देश में चल रहे सामाजिक आंदोलन और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित हुए। आप एक बार फिर देखेंगे कि पहनावा भी उपनिवेशवादी व राष्ट्रवादी जाति व वर्ग की राजनीति से किस गहराई से जुड़ा है। पहनावे के इतिहास पर थोड़ा गौर करें तो स्वदेशी की राजनीति व चरखे के प्रतीक के हमें नए अर्थ खुलते दिखेंगे।
शायद इससे हमें महात्मा गांधी को भी बेहतर समझने का मौका मिले, क्योंकि वह अकेले ऐसे इंसान थे जो न सिर्फ कपड़े की राजनीति के प्रति नहायत सजग थे, बल्कि उन्होंने इस पर जमकर लिखा भी। अगर आप इन दो एक चीज़ों के इतिहास को समझने में लगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं को इतिहास खुद टटोलने लगेंगे जिन्हें अब तक आपने साधारण मानकर अनदेखा कर दिया था। तो ये तो रही हमारे इस चैप्टर के प्रस्तावना की बात। अब आते हैं अध्याय 7, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। तो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ। बैट अंग्रेजी में एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। सहस्त्रवीं सदी के एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी और इसकी सीधी सी वजह यह थी कि बाल लुढ़क कर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले हिस्से का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। ये देखिए कुछ इस तरीके का होता था। आज मौजूदा सबसे पुराना बल्ला, तो ये जो बल्ला है इसकी आप देख सकते हो ऐसा है, इसके मुड़े हुए सिरे को देखें जो हॉकी स्टिक की तरह नजर आता है। तो ये उस समय का पुराने समय का बल्ला हुआ करता था। इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने लगा आधुनिक खेल बन गया। यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान में बनने की कहानी बताए। खेल हमारा मौजूदगी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं और खुद को फिट रखते हैं और मानसिक सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़कर भारतीय टीम का टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं तो यह जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। और इसके खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक और जहां उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद की बड़ी कहानियां इससे जुड़ी हैं, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा है। क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति का भी जायजा लेंगे। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलावों की चर्चा करेंगे और हर एक खंड में हम देखेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा-गुथा है। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ये है लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट मैदान का एक चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र सन 1821 का। ठीक है, तो यहाँ पे बंदा खेल रहा है, ये दूसरी साइड पर क्रीज पर है और एक बंदा जो बॉल कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये दर्शक दीर्घा है। तो ये पूरा का पूरा लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट मैच का एक चित्र है जो सामने दिख रहा है। चलिए आते हैं फर्स्ट चैप्टर के इस अध्याय के पहले चैप्टर पर। इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास। शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं व 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि क्रिकेट शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा था और खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा ना निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने में इसका आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद व बल्ले के खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक जमाने के लिहाज से
अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं जितने में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो पाती है। क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो तय 22 गज होती है, पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेलों में मैदान का आयाम तय होते हैं, क्रिकेट में नहीं होते। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है तो चेन्नई में चेपाक के तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूर तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा को पार जाकर गिरती है। इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। कायदा कानून से बंधने वाले क्रिकेट खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी साकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। क्रिकेट के कानून पहल 1744 ईस्वी में लिखे गए, है ना। क्रिकेट के कानून कब लिखे गए? 1744 में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल यानी कि कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे और उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच की होंगी। गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसा लगता है कि 40 नॉच का या रन का स्कोर काफ़ी बड़ा होता था, शायद इसलिए कि गेंदबाज तेजी से बल्लेबाज के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशकों में बना और मैरीलिबान क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना सन 1787 में हुई और इसके अगले साल ही MCC ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। MCC के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। सन 1760 व सन 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़कने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था और इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वे अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुल गए। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट चयन पर महारत हासिल करनी थी और एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली और इन सब की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गई, जबकि ऊबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई। गेंद का वजन अब 5.5 से 6.25 औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली और पहला लेग बिफोर विकेट यानी पगबदा नियम सन 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ। सन 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ, गेंद का सटीक व्यास तय किया गया, चोट से बचने के लिए पैड व दस्ताने जैसी हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए, बाउंड्री की शुरुआत हुई जबकि पहले हर एक रन दौड़कर लेना पड़ता था और सबसे अहम बात ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई।
पर 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा। अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती है। शुरू के क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी को दोबारा आउट ना कर दे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। और उसी तरह क्रिकेट के मैदान के आकार का अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक व खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा हक होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाएं। जबकि सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी, तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। क्रिकेट के पहले जरूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते थे। बल्ला, स्टंप व गिल्लियां लकड़ी से बनती थी, जबकि गेंद चमड़े, सुतली, टॉइन और काक से। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं बनते। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली। किसी जमाने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके दो हिस्से होते हैं, ब्लेड या फट्टा जो विले यानी बेत नामक पेड़ से बनता है, और हत्ता जो बेत से बनता है। बेत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों व कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा या धातु जैसी औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को सिरे से नकारा है। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट डेनिस लिली ने एल्यूमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अंपायर ने उसे अवैध करार दिया। दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा। वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज सन 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही असंभव है। चलिए, जो चीज़ें ऊपर छोड़ी हमें उसे भी एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक ये हिस्सा है जिसे मैरीलीबॉन क्रिकेट क्लब MCC का पवेलियन 1874 का ये चित्र है। ठीक है, इसके बाद एक ये चित्र आपके सामने है, इसकी क्लियरिटी नहीं है, चाहने दो। नए शब्द में संहिता स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और कानूनों को औपचारिक रूप से में सूत्रबद्ध कर देना संहिता कहलाता है। ठीक है, ये लॉर्ड ग्राउंड जो लिखा हुआ है इसमें देखिए इस तरीके से प्लेयर्स के नाम है पूरा। इस पोस्टर में लॉर्ड्स में सन 1848 में होने वाले एक मैच का ऐलान किया गया है। पोस्टर में शौकिया और पेशेवर खिलाड़ियों को जेंटलमैन और प्लेयर्स कहकर संबोधित किया गया है। 19वीं शताब्दी में होने वाले मैचों में विज्ञापन रंगमंच के पोस्टर्स जैसे लगते थे और उनके इस खेल के नाटकीय स्वरूप का पता चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.1 क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है।
अमीरों को जो मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया, और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया दो कारण किसे थे। एक, यह खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाट की निशानी थी। दूसरे, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ी का मेहनताना वजीफा चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से दिया जाता था। मौसमी होने के कारण खेल में साल भर का रोजगार तो नहीं मिल पा सकता था। जाड़े के महीनों यानी ऑफ सीजन में ज़्यादातर पेशेवर खिलाड़ियां खदानों में काम करते या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई, वहीं पेशेवरों को खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स का अदना सा नाम मिला। मैदान में घुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाज खिलाड़ियों के खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को ही मिलता है। इसकी यह एक वजह भी है। क्रिकेट बल्लेबाज का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकीन खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का भी यह नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आम तौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। सन 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेज टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। अक्सर कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान में जीता गया। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उनके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालयों में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम संस्थानों सेना, प्रशासनिक सेवा व चर्च के करियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक टॉमस अर्नोल्ड, जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता थे, रग्बी व क्रिकेट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान की रीति नीति और नेतृत्व क्षमता सिखाने का जरिया मानते थे। और इन्हीं गुणों पर तो ब्रिटानी समाज को बनाने और चलाने का दारोमदार था। विक्टोरियाई साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जितना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनके हारने के बाद ही तो पिछड़े समाजी ब्रितानी कानून व पश्चिमी ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख सकते थे। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्म छवि को पुष्ट करने में मदद की। ऐसा शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश करके हुआ, यानी खेल जहां फायदे या जीत के लिए ना होकर सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले यानी कि न्योचित खेल भावना के लिए खेला जाता था। सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड व वेल्स के लौह उद्योग, लंकाशायर की मिलों व सिटी ऑफ लंदन की वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला। इंग्लैंड के व्यापार व उद्योग में आगे होने के चलते ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन अंग्रेजी शासक वर्ग को यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए और शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र ही है। देखो, इसमें आपने जो चीज़ छोड़ी एक को देखते हैं स्रोत का। टॉमस ह्यूज सन 1822 से 1896 ने उस समय रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी, जिस समय थॉमस आर्नोल्ड वहां का प्रधानाचार्य था। अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। यानी 1857 में छपी किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई और उससे बाहुबली ईसाइयत
यानी कि मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के प्रसार में मदद मिली। ईसाई धर्म की इस धारा का मानना था कि स्वस्थ नागरिकों को ईसाई आदर्शों और खेलों के जरिए ढाला जाना चाहिए। इस पुस्तक में टॉमस ब्राउन घर की याद में खोए रहने वाले और मुरझाए से लड़के की जगह एक कद्दावर मर्दाना विद्यार्थी बन जाता है। उसे नायकों जैसी ख्याति मिलती है और शारीरिक साहस, खिलाड़ीपन, वफादारी और देशभक्ति की भावना के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं। यह रूपांतरण उस पब्लिक स्कूल के अनुशासन और खेल संस्कृति से पैदा होता है। इसी उपन्यास के अंश चलो ब्राउन अब अपने व्यंग बाण मत मारो, मास्टर ने कहा। मैंने इस खेल को वैज्ञानिक ढंग से समझना शुरू कर दिया और क्या शालीन खेल है ये है कि नहीं, लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं है, टॉम ने कहा। बिल्कुल, आर्थर ने कहा, ब्रिटिश जवानों से लेकर बूढ़ों का जन्मसिद्ध अधिकार जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रक्रिया सम्मत न्याय हर ब्रिटिश का हक है और इससे हमें अनुशासन और पारस्परिक निर्भरता की जो सीख मिलती है वह अनमोल है। मास्टर ने कहना जारी रखा, मुझे लगता है कि इस खेल को इतना ही निस्वार्थ होना चाहिए। यहाँ व्यक्ति एकादश में मिल जाता है। वह इसलिए नहीं खेलता कि वह जीते, बल्कि उसकी टीम जीते। यह बिल्कुल सही है, टॉम ने कहा। और इसलिए फुटबॉल और क्रिकेट पुराने पारंपरिक खेलों के मुकाबले ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि बाकी खेलों में इंसान अपनी जीत के लिए खेलता है, ना कि अपने पक्ष की जीत के लिए। फिर एकादश के कप्तान के क्या कहने, मास्टर ने कहा, हमारी स्कूली दुनिया में कैसी गरिमा है इस पद की। इसके लिए हुनर भी चाहिए, भद्रता और शक्ति भी, और ना जाने कितने सारे और गुण। थॉमस ह्यूज, टॉम ब्राउन स्कूल डेज से उद्गत ये जो मैंने जानकारी आपको पढ़कर सुनाई। इसके अलावा यहाँ पर जो चित्र है इसको सुनिए। लॉर्ड्स पर ईटन और हैरो नामक मशहूर पब्लिक स्कूलों के बीच क्रिकेट का मैच। यह खेल तो सब जगह एक जैसा लगता है, लेकिन इसको देखने के लिए जुटने वाली भीड़ एक जैसी नहीं होती। बाउलर टोपियां पहने पुरुष और धूप से बचने के लिए पैरासोल पहने मैच देखने आई औरतों के चित्रण ने इस खेल के उच्च वर्गीय सामाजिक चित्र साफ दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि क्रोकेट औरतों के लिए कठिन और प्रतिस्पर्धी खेल अच्छा नहीं माना जाता था। क्रिकेट एक धीमी गति वाला सौम्य खेल था, जिसे औरतों के लिए खासतौर पर उच्च वर्गीय औरतों के लिए एक अच्छा माना जाता था। खिलाड़ियों के लंबे गाउन, झालरों और टोपियों से उनके खेलों को स्वरूप की झलक मिलती है। आगे चलते हैं। स्त्रोत खा 19वीं सदी के आखिर सालों तक खेल कूद और व्यायाम लड़कियों की शिक्षा का हिस्सा नहीं था। सन 1858 से 1906 तक चेल्टेनहैम लेडीज कॉलेज की प्रधानाचार्य रही डोरोथी BLA ने स्कूल के जांच आयोग को बताया था, लड़कों को क्रिकेट आदि खेलों से जो शारीरिक व्यायाम मिलता है उसके स्थान पर लड़कियों के लिए पैदल चाल और कूदने आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैथलीन E. मैक्सकेन प्ले अप एंड प्ले द गेम स्पोर्ट द लेट विक्टोरियन गर्ल्स पब्लिक स्कूल से उद्गत ये बात आपको मैंने सुनाई। सन 1890 के दशक तक पहुंचते पहुंचते स्कूलों को खेल के मैदान आदि मिलने लगे और लड़कियों को भी उन खेलों में हाथ जमाने का मौका मिल गया, जिन्हें अब तक केवल लड़कों का खेल माना जाता था। लेकिन लड़कियों से प्रतिस्पर्धात्मक खेल की उम्मीद अब भी नहीं की जाती थी। डोरोथी BLA ने सन 1893 से 94 में स्कूल परिषद को बताया, मैं मानती हूं कि लड़कियों को अपने शरीर की जरूरत से ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और ना ही उन्हें एथलेटिक प्रतिद्वंदिता में डूब जाना चाहिए, इसलिए हम दूसरे स्कूलों के विरुद्ध नहीं खेलते। मेरे ख्याल में लड़कियों को ऊबड़ खाबड़ मैदानों में खुदे हुए थकाने के बजाय वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि में ही दिलचस्पी लेनी चाहिए। ठीक है, ये उससे मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का प्रसार, सेकंड पॉइंट पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं।
हॉकी व फुटबॉल जैसे टीम खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा। यानी यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था और इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन गया पाया क्योंकि गोरे बाशिंदों ने इसे अपनाया और फिर यहाँ स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदत की नकल करने की कोशिश की, जैसे कि भारत में। हालांकि ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में यह खेल लेकर जरूर आए, पर इनके प्रसार के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज व हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। क्रिकेट खेलना यहाँ सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने में हमेशा हतोत्साहित किया गया। नतीजन इस पर गोरे बागान मालिकों और उनके नौकरों को बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना और यहाँ भी सदस्य हल्के रंग वाले मुलट्टो समुदाय के थे और इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर, सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे। लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 के दशक तक गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व रहा। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरों की विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबियाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता और राजनीति प्रगति हो गई। अपनी आज़ादी के समय फोर्ब्स बर्नहैम व एरिक विलियम्स जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखी। जब वेस्ट इंडीज ने सन 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया हो कि वे गोरे अंग्रेजों से कम नहीं हैं। और इस महान जीत में दो विडंबनाएं थीं। पहली, विजयी वेस्ट इंडीज की टीम को कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि सन 1960 में पहली बार किसी अश्वेत फ्रैंक वॉरेल को नेतृत्व संभालने का मौका मिला और दूसरी, वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने। मजेदार बात यह है कि कैरिबियाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले वेस्ट इंडियन टीम वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र अपवाद है। क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी ना किसी ओर से हैं। रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हो तो दर्शक की वफादारी इस पर निर्भर करती है कि वह किस शहर का है या वह किसका साथ दे रहा है। जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई में टेलीविजन पर मैच देखते दर्शकों की भावनाएं राष्ट्रीय निष्ठाओं में तय होती हैं। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुआती इतिहासों में टीमों को भौगोलिक आधारों पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि यह जानना दिलचस्प है कि सन 1932 में पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिला था। तो टीम बनती कैसे थी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों में नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी तरफदारी कैसे तय करते थे। आइए देखें कि इस इतिहास के पास इन सवालों के क्या जवाब हैं। देखें कि भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफादारियां बितानी राज्य के जमाने में हिंदुस्तानियों को साथ ले जा रही थी और कौन उन्हें बांट रही थी। 2.2 क्रिकेट नस्ल और धर्म। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें सन 1721 में मिला है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैचों का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब सन 1792 में बना और पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिकों व सिविल सर्वेंट्स द्वारा सिर्फ गोरे क्लब व जिम खानों में खेला जाने वाला खेल रहा है।
इन क्लबों की निजी चारदीवारियों के अंदर क्रिकेट खेलने में मजा तो था ही, ये अंग्रेजों के भारतीय प्रवास के खतरों व मुश्किलों से राहत व पलायन का सामान भी था। हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए जरूरी हुनरों की कमी समझी जाती थी, ना ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वे खेले। हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बंबई के जरतुशियों यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने सन 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बंबई में की और इसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों में प्रायोजक व वित्त पोषक थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यापारी। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभु वर्ग में उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की, उल्टे गोरों के बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क में इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया। जब ये साफ हो गया तो औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखानों के बीच की इस स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे, पारसी ही थे। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना में जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुसलमान दोनों ही सन 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे और उनके लिए तो यह जातीय नस्लों और धर्मों के लोगों का एक समुच्चय था, जिन्हें उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर ही बने, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार भी इन बंटवारे को बढ़ावा देती थी। सामुदायिक संस्थाओं को फौरन मान्यता मिल जाती थी। मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखानों द्वारा बंबई के समुद्री इलाके के पास वाली जमीन की अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने लिखा, हमें मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिमखाने के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी। इन अर्जियों को नामंजूर करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हर राष्ट्रीयता के जिमखाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदनों को स्वीकार नहीं करूंगा। जोर हमारा। इस पत्र से जाहिर है कि औपनिवेशिक अफसर हर एक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रीयता मानते थे और यह भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्वीकृति की गुंजाइश ज्यादा थी। जिमखाना क्रिकेट के इतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सांप्रदायिक व नस्लों के आधार पर संगठित करने की रिवायत डाली। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीम क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों की बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेलती थी। बाद में यह पेंटांगुलर और 5 कोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की नई टीम ने भारतीय, ईसाई जैसे बचे खुचे समुदाय को नुमाइंदगी दी गई। मिसाल के तौर पर विजय हजारे, जो ईसाई थे, द रेस्ट के नाम के लिए खेलते थे। पत्रकारों, क्रिकेटरों और राजनेताओं ने सन 1930 से 40 के दशक तक इस पंचकोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियादों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार के मशहूर संपादक S.A. बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर F.
AFS तलियार खान और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटांगुलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की और उनका कहना था कि ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी आवाम को एकजुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसके बाद रणजी ट्रॉफी, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया। तो रणजी ट्रॉफी का पहले नाम क्या था? नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप, है ना। लेकिन पंचकोणीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। पांच कोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रितानी सरकार की फूट डालो राज करो की रीति थी। यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया। इसमें जो चीजें अपन ने छोड़ी इसको जरा एक बार देखें। देखिए, ये जो चित्र है इसकी तरफ देखें। औपनिवेशिक भारत में मैदान में दोपहर बाद टेनिस। यहाँ चित्रकार ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि यहाँ खेल मनोरंजन और व्यायाम दोनों लिहाज से उपयोगी था। औरत मर्द प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए साथ साथ खेल सकते थे। ग्राफिक फरवरी 1880 का ये जो चित्र है सामने है। नेक्स्ट है हिमालय की पृष्ठभूमि में मौज मस्ती के लिए चल रहा खेल। इस तस्वीर में पवेलियन के आसपास खड़े नौकरों के अलावा शायद और कोई भारतीय नहीं है। नया शब्द मुल्लेट्टो। मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोग। कौन कौन? मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोगों को मुलेट्टो कहा जाता है। हिमालय के एक गांव में लोग काम चलाऊ अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। चित्र में 10 के विपरीत ये खिलाड़ी हाथ की बनी विकेटों और बल्लों से ही खेल रहे हैं। उन्होंने लकड़ी के सामान्य टुकड़ों को ही छाट कर यह उपकरण बनाया है। यहाँ पर ये है लैरी कॉन्स्टेंटाइन, वेस्ट इंडीज के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक। डोमिनियल, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले स्वशासित क्षेत्र। आइए इस बॉक्स को पढ़ते हैं। जाति और क्रिकेट। पालवंकर बालू का जन्म सन 1875 में पूना में हुआ था। उस समय भारतीयों को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था और इसके बावजूद बालू धीमी गति की गेंदबाजी में अपने समय के बेहतरीन गेंदबाज थे। बालू औपनिवेशिक काल में सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट मुकाबले क्वाड्रेंगुलर में हिंदूज टीम की तरफ से खेलते थे। अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया क्योंकि वह दलित थे और स्वर्ण चयनकर्ता उनके विरुद्ध पक्षपात करते थे। आगे चलकर सन 1923 में उनके छोटे भाई विट्ठल को हिंदूज टीम की कप्तानी का मौका मिला और यूरोपीय खिलाड़ियों के खिलाफ कई सफलताओं में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। एक अखबार के नाम भेजे गए पत्र में क्रिकेट के एक प्रशंसक ने हिंदूज टीम की जीत और अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक दूसरे से जोड़ते हुए लिखा था। हिंदूज की शानदार विजय का श्रेय मुख्य रूप से इस बात को जाता है कि हिंदू जिमखाना में के कार्यकर्ताओं ने देश के बेहतरीन गेंदबाज श्री बालू के भाई श्री विट्ठल को हिंदूज टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जो कि अछूत वर्ग से आते हैं। हिंदूज की जीत से यही सबक निकलता है कि छुआछूत के खात्मे से ही स्वराज का रास्ता खुलेगा, जो महात्मा गांधी जी की भविष्यवाणी है। रामचंद्र गुहा, अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड। पावलंकर बालू। अभूतपूर्व खेल योग्यता के धनी बालू को टीम से बाहर तो नहीं रखा जा सकता था, लेकिन दलित जाति से होने के कारण उन्हें कभी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। ये चित्र 14 का ये चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के आधुनिक बदलाव में अपन तीसरे नंबर के पॉइंट पर हैं। आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है, जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता था। मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेट आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते थे। पांचकोणीय और चतुष्कोणीय मैचों के दौर से उन्हें खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते थे, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सीके नायडू को तो लोग तब भी याद करते हैं जबकि पावलंकर विट्ठल या पावलंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए भुला दिए गए क्योंकि नायडू का कैरियर तो लंबा था, पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के वक्त तक सक्रिय नहीं रहे। हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ सन 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है। इस तरह भारत ने आज़ाद होने के 1.5 दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि सन 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, ना कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया तब ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश भारत था, स्वशासी डोमिनियल राज्य भी नहीं था। उसी तरह वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाने वाले विभिन्न कैरिबियाई देश एक दूसरे विश्व युद्ध में के काफ़ी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे। 3.2 जरा रुक के पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। आइए चल पढ़ते हैं स्रोत घा। महात्मा गांधी और औपनिवेशिक खेल। महात्मा गांधी देह और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूद को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन वह ये बात पर अक्सर कहते थे कि क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं और ये खेल हमारे परंपरागत खेलों को नष्ट करते जा रहे हैं। उनका मानना था कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस जैसे खेल संपन्न वर्गों के खेल हैं। इन खेलों में औपनिवेशिक मनोदशा को दर्शाने होते हैं और ये खेल हमारी अपनी मिट्टी के उपज साधारण व्यायामों के मुकाबले कम प्रभावी शिक्षा दे पाते हैं, ऐसा उनका मानना था। महात्मा गांधी के लेखों में से लिए गए इन 3 अंशों को पढ़िए और टॉमस अर्नोल्ड या ह्यूज द्वारा शिक्षा और खेलकूद के बारे में व्यक्त किए गए विचार से उनकी तुलना कीजिए। आइए अब शरीर की ओर दृष्टिपात करें। हर रोज 1 घंटा टेनिस, फुटबॉल अथवा क्रिकेट खेल लेने से क्या हम शरीर को शिक्षित हुआ कह सकते हैं? यह सच है कि शरीर इससे मजबूत होता है, लेकिन जैसे जंगल में मनमाना दौड़ने फिरने वाले घोड़े का शरीर मजबूत तो कहा जा सकता है किंतु शिक्षित नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार ऐसा शरीर मजबूत होते हुए भी शिक्षित नहीं कहा जा सकता। शिक्षित शरीर निरोग होता है, मजबूत होता है, कसा होता है और उसके हाथ पैर आदि भी इच्छित कार्य कर सकते हैं। इसके हाथों में कुदाली, फावड़ा, हथौड़ा आदि सुशोभित होते हैं और ये हाथ इन सब का उपयोग भी कर सकते हैं। 30 मील की यात्रा करते हुए शिक्षित शरीर थकेगा नहीं। ऐसा शारीरिक शिक्षा कैसे मिलेगी? हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाठ्यक्रम में इस दृष्टि से हमारे शारीरिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट लिखा है, लेकिन अगर यह हकीकत हो कि इस पवित्र भूमि पर क्रिकेट और फुटबॉल का चलन होने से पहले आपके अपने राष्ट्रीय खेल हों तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी संस्था को उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत के कई बहुत अच्छी देसी खेल हैं, वे क्रिकेट और फुटबॉल की ही तरह रोचक और उत्साहवर्धक हैं। उनमें खतरे भी उतने ही रहते हैं और ऊपर से उनकी एक खूबी यह है कि वे व्यायाम साध्य नहीं होते क्योंकि उन पर लगभग कोई खर्च नहीं बैठता। मेरी दृष्टि में स्वस्थ शरीर वह है जो आत्मा का अंकुश मानता है और उनकी सेवा के साधन के रूप में सदा तैयार रहता है। मेरी राय में ऐसे शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनाए जाते, वे तो अनाज के खेतों और फर्मों में बनाए जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में विचार करें कि आपको मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई के समर्थन में असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे उपनिवेश में उत्पन्न भारतीय फुटबॉल और क्रिकेट के इस उन्माद में प्रवाह में बह जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस खेलों का अपना महत्व हो सकता है। आप इस सीधी सादी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग जिनके शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली हैं सिर्फ किसान ही हैं। वे इन खेलों को जानते तक नहीं और वे ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये लेख जो लिखे थे वो मैंने पढ़ दिए।
नेक्स्ट है 3.2 खेल और वी औपनिवेशिकरण। यूरोपीय साम्राज्य में आज़ादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया को वी औपनिवेशिकरण कहा जाता था। क्या कहा जाता है कि यूरोपीय साम्राज्यों से आज़ादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्र बनने की प्रक्रिया, मतलब यूरोपीय साम्राज्यों से आज़ादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? वी औपनिवेशिकरण कहा जाता है। सन 1747 में भारत की आज़ादी से शुरू होकर यह सिलसिला अगली आधी सदी तक चलता रहा और इस सिलसिले का असर व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंततः खेल में ब्रिटेन के पतन के रूप में हुआ। लेकिन यह सब एक बार ही नहीं हुआ। क्रिकेट संगठन के उत्तर साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने में अच्छा खासा वक्त लगा। भारत की आज़ादी से ब्रितानी साम्राज्य के खात्मे का बिगुल तो बज गया था, पर क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा। आईसीसी पर जिसका 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा और उन्हीं के हाथ में कार्यकलाप के वीटा अधिकार रहे। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार सन 1989 में जाकर खत्म हुए और वे अब सामान्य सदस्य रह गए। पिछली सदी में 50 से 60 दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से मिलता है कि इंग्लैंड तथा कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां न सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव बरता जाता था, बल्कि टेस्ट मैचों में अश्वेतों को खेलने की मनाही थी। भारत, पाकिस्तान व वेस्ट इंडीज ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें खेल में प्रतिबंधित कर दें। यह तभी हो पाया जब एशिया व अफ्रीका में उपनिवेशवाद के नए आजाद हुए देशों ने और साथ में ब्रिटेन की उदारवादी हवा ने अंग्रेजी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर सन 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीका दौरे को रद्द करवाने में कामयाबी पाई। नेक्स्ट है आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट सन 1970 के दशक में काफ़ी बदल गया। यह ऐसा दौर था जिसमें पारंपरिक खेल के बदलते जमाने के साथ खुद को ढाल लिया। अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया तो सन 1971 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इस साल इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में खेला गया। क्रिकेट का यह छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि सन 1975 में सन 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव में किसी खिलाड़ियों या प्रशासक नहीं बल्कि एक व्यवसायी का हाथ था। कैरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मुगल ने क्रिकेट के प्रसंस्करण में की बाजारी संभावना को भांपकर दुनिया में 51 बेहतरीन खिलाड़ियों की उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंध पर ले लिया और 2 साल तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम पर समांतर गैर अधिकृत टेस्ट व एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया। पैकर का यह सर्कस, इसे तब यही कहा जाता था, 2 साल के बाद पैक हो गया, लेकिन टेलीविजन दर्शकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा किए गए बदलाव स्थायी साबित हुए और इससे खेल का रंग ढंग ही बदल गया। रंगीन वर्दी, हिफाजती हेलमेट, क्षेत्र रक्षण की पाबंदियां, रोशनी जलाकर रात का क्रिकेट खेलना आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैकर्स के बाद क्रिकेट का स्थायी हिस्सा बन गए। सबसे अहम बात, पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है और इसे बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। टेलीविजन कंपनियों को टेलीविजन प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गया। टेलीविजन कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यावसायिक कंपनियों को बेचे, जिन्हें इतना बड़ा दर्शक समूह और कहाँ मिलता। निरंतर टीवी कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें अपना क्रिकेट बोर्ड से तो ज़्यादा वेतन मिलने ही लगा, पर उससे भी बड़ा कमाई का साधन टायर से लेकर कोला तक टीवी विज्ञापन हो गया। टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया। इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों व गांवों के दशकों तक हो गई। क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हो गया। महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे जो कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे, अब अपने नायकों को सीधा देखकर सीख
सकते थे। उपग्रह, सैटेलाइट टीवी की तकनीकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया। सिडनी में चल रहे क्रिकेट को अब सीधे सूरत में देखा जा सकता था। इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र ही बदल दिया। इस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से हुई थी और यह वैश्वीकरण में अपने तार्किक अंजाम तक पहुंची। चूंकि भारत में खेल का सबसे ज्यादा दर्शक थे और यह क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र दक्षिण एशिया हो गया। प्रतीकात्मक तौर पर आईसीसी मुख्यालय का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना स्वाभाविक लगता है। अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुत्व केंद्र के खिसकने की एक और निशानी यह है कि हाल ही वर्षों में क्रिकेट के एक नए तकनीकी प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ियों ने शुरू किए। पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा और रिवर्स स्विंग नाम की दो अहम हथियार दिए। कौन कौन से दिए? पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा व रिवर्स स्विंग नाम के दो अहम हथियार दिए। ये दोनों इजाद महाद्वीपीय स्थितियों की उपज थी। दूसरा इसलिए कि भारी बल्ले से आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी उंगलियों की स्पिन को बेकार साबित कर दे रहे थे, और रिवर्स स्विंग इसलिए कि खुली धूप में धूल उड़ाती बेजान पिचों पर तेज गेंद घुमाई जा सके। इन दोनों प्रयासों को शुरू में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के जैसे देशों ने शक की नज़र से देखा। उन्हें लगा कि यह तो चोरी छिपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त के साथ यह मान लिया गया कि क्रिकेट के कानून सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई या अंग्रेजी स्थितियों के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते, और इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया ने गेंदबाजों ने अपना लिया। लगभग 150 साल पहले भारत के अग्रणी क्रिकेटरों पारसियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आज वैश्विक बाजार में हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया। पूरी दुनिया जिसे अब उनका रंगमंच हो गया। ऐसी ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे। शौकिया जेंटलमैन की जगह वेतनभोगी पेशेवर का आना, लोकप्रियता के टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों द्वारा पछाड़ दिया जाना और वैश्विक वाणिज्य की प्रौद्योगिकी में अहम बदलाव का होना। वक्त के साथ परिवर्तन को समझना ही इतिहास का काम है। इस अध्याय में हमने एक औपनिवेशिक खेल के इतिहास के जरिए इसके विस्तार को समझा और यह भी कि औपनिवेशोत्तरों जमाने के इसने खुद को कैसे ढाला। नए शब्द में अगर देखें तो उपनिवेशोत्तरों यानी कि उपनिवेश प्लस उत्तर, आज़ादी के बाद की कहानी। बॉक्स में अगर कुछ बात है तो उसको पढ़ते हैं। देखिए, हॉकी भारतीय व राष्ट्रीय खेल। आधुनिक हॉकी का उदय एक जमाने में ब्रिटेन के बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले परंपरागत खेलों में से हुआ। स्कॉटलैंड में खेले जाने वाले खेल शिंटी और इंग्लिश एवं वेल्श खेल बैंडी और आयरिश हॉलिंग को हॉकी का पूर्वज माना जाता है। बहुत सारे दूसरे आधुनिक खेलों की तरह हमारे यहाँ भी हॉकी की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सेना द्वारा ही की गई थी। पहले हॉकी क्लब की स्थापना सन 1885 से 86 में कलकत्ता में हुई। ओलंपिक खेलों को हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत की पहली बार 1928 में शामिल किया गया था। इस प्रतिस्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड को हराते हुए भारत फाइनल तक जा पहुंचा। फाइनल में भारत ने हॉलैंड को भी 0 के मुकाबले 3 गोल में से मात दे दी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के खेल कौशल और तीक्ष्णता ने हमारे देश को ओलंपिक के कई स्वर्ण पदक दिलाए। सन 1928 से 1956 के बीच भारतीय टीम ने लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी की दुनिया में भारतीय वर्चस्व के इस स्वर्ण युग में भारत ने ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता प्राप्त की। इन मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने 178 गोल यानी प्रति मैच औसत 7.43 गोल दागे और विपक्षी टीम इनके खिलाफ केवल 7 ही गोल कर पाई। हॉकी में भारत को बाकी 2 स्वर्ण पदक सन 1964 व टोक्यो ओलंपिक में सन 1980 के मास्को ओलंपिक्स में प्राप्त हुए। बॉक्स 3, पोलो को
सेना और भाग दौड़ के माहिर नौजवानों के लिए अच्छा खेल माना जाता है। इंग्लैंड में पुराने खेलों में से एक का विश्लेषण करते हुए इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में दावा किया था, कसरत के तौर पर इस साहसिक और गरिमापूर्ण खेल से सैनिकों का बल्लम व तलवार के या अन्य सैनिक हथियारों के इस्तेमाल में और ज़्यादा दक्षता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उन्हें रकाब में और मजबूती से जमे रहने तथा पलक झपकते दाहिना या बाएं मुड़ने का अभ्यास भी होगा, जो युद्ध के मोर्चों पर बेहद उपयोगी साबित होगा। ये पोलो का खेल भी औपनिवेशिक अधिकारियों ने ही विकसित किया था और जल्द ही उन्हें भारी लोकप्रियता मिलने लगी। क्रिकेट ब्रिटेन से भारत आया था, जबकि पोलो जैसे कुछ खेल उपनिवेशों ने विकसित हुए और बाद में उन्हें ब्रिटेन में भी खेला जाने लगा, और जिससे वहाँ खेलों का स्वरूप भी प्रभावित हुआ। तो ये सारी जानकारियां हमें मिली इस चैप्टर से, जिसमें हमने पढ़ा क्रिकेट के पूरे संग्राम को, रोजाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति की बातें, क्रिकेट से जुड़ी हुई पूरी जानकारियां जो एनसीईआरटी के माध्यम से हमें मिली, किस तरीके से क्रिकेट शुरू हुआ और क्या था उसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ये सारी जानकारी हमने इतिहास के इस खंड 3 में हमने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम से आप तक पहुँचाई। इन जानकारियों में अलावा कोई भी बातें जो आपको बेहतर लगती हैं वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमारा ये क्रम आपके साथ और आगे तक बढ़ सके। तो नए कार्यक्रम और नए पाठ्यक्रम के साथ हम आगे आते रहेंगे। तब तक, जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।